हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टीचर्स PYQ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो गाइस, आप सब सोच रहे होंगे कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमारा BPSC का जो हमने शिक्षक भर्ती आई थी उसका सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया एक मैराथन वीडियो में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आज क्या नया है, आज क्या है ऐसा कुछ नया आप लेके आई हैं मैम, या फिर वही पुराने टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए फिर से कुछ नया, कुछ शानदार, कुछ जानदार लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 2023 है, जो टीचिंग एस्पिरेंट्स है, यानी कि जो एस्पिरेंट्स टीचिंग लाइन में अपने फ्यूचर बनाना चाहते थे, उनके लिए जो 2023 है वो बिल्कुल लकी ईयर साबित हुआ है। कौन सा ईयर साबित हुआ है? लकी ईयर 2023। अब कैसे साबित हुआ है उसकी भी अभी हम बात कर लेते हैं। गाइस देखिए, अभी आपने देखा कि बिहार में आया, फिर तुरंत आपने देखा कि झारखंड की वैकेंसी आई। अब हम देख रहे हैं कि EMRS आ चुका है। उसके बाद ही आपने देखा होगा कि DSSB की भी वैकेंसी आ गई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 2023 है वो टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक लकी ईयर साबित हुआ है? तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने के लिए आए हैं। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती या फिर झारखंड के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक होगा EMR, जो एकलव्य वाला आपका आया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है उसमें TGT और PGT, हम टीचिंग की बात करेंगे। अभी हम नॉन टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन टीचिंग की भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, जूनियर सेक्रेटरी की, अकाउंटेंट की, लैब टेक्नीशियन की। तो हम फिलहाल टीचिंग की बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का क्या नाम है? द टीचर्स PYQ। तो गाइस, सबसे पहले आप एक बार थम्स अप करके अपनी अटेंडेंस को लगा दीजिए। जल्दी से एक बार अपने टीचिंग जो आपके फ्रेंड्स जो टीचिंग लाइन में है उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक भी ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जो अभी EMRS की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो TGT PGT की वैकेंसी आई हुई है। तो गाइज, आपने अगर आप सबने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही मोस्ट चैलेंजिंग आपको कुछ उसमें देखने को मिला है। अब क्या देखने को मिला है उसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो लैंग्वेज होना है, हिंदी और इंग्लिश। क्या होना है? हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश और एक और है, एक और लैंग्वेज रहेगा आपका जो लोकल लैंग्वेज है, मैथिली, डोगरी, इन सब में से कोई एक सेलेक्ट करना है। हम अभी उधर नहीं, इधर की बात करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 10 में से 4 नंबर लाना कंपल्सरी है। क्या कंपल्सरी है? 10 में से 4 नंबर लाना। तीनों में, यहाँ पे जो अदर लैंग्वेज रहेगा उसमें भी ये भी कंपल्सरी है। तो अब ये मोस्ट चैलेंजिंग है। अब TGT PGT के बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारा तो एक जो मेन सब्जेक्ट होता है हम उसे ही तैयार कर लेंगे और फिर हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि हिंदी हो इंग्लिश हो, यानी कि लैंग्वेज में आपको पास होना जरूरी है, वो भी 4 नंबर लाना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 40% लाना कंपल्सरी है। अदरवाइज अगर आप नहीं पास हुए तो आपकी जो दूसरी कॉपी है वो चेक नहीं होगी। तो क्या ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुआ है। अब जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स जो TGT में या PGT में, अब जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जिनका ऑप्शनल मैथ्स होगा, बायोलॉजी होगा या फिर अदर होगा, या फिर हम आर्ट साइड की भी बात करें, किसी का हिंदी होगा या फिर किसी का अगर हिंदी होगा तो उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, किसी का इंग्लिश होगा तो उसे हिंदी में प्रॉब्लम होगी। तो हर किसी का, अगर हिस्ट्री है तो भी उसे लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके चल रहे थे और अब ये कुछ नया देखने को मिला। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है द टीचर्स PYQ, वो आपके लिए लेके आया है EMRS का जो आपका लैंग्वेज है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश कराने वाली हूँ। एक एक टॉपिक वाइज हम करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास काफी समय है। तो हम पहले टॉपिक वाइज करेंगे, इसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्लियर है गाइस? और जो आपका ये डर है कि अब मैं इसमें पास हो पाऊंगा या पास हो पाऊंगी कि नहीं, वो डर को जड़ से खत्म करना है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको बता देती हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो, मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश कराने वाली हूँ, तो हम इंग्लिश की सिलेबस देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या आने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें आपका जो पूछा जाएगा, तो जो इंग्लिश में सबसे पहले जो आपका है, जैसे कि एज यूजुअल पता है, जब भी ग्रामर की बात आती है इसमें मेनली आपका ग्रामर रहेगा, वोकैब भी रहेगा, ग्रामर, वोकैब और अदर्स। अदर्स में आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसा आ जाएगा,
जो कि पूरे के पूरे आपको बुक रीडिंग पे या फिर इंग्लिश रीडिंग पे डिपेंडेंट होती है, वो ना ग्रामर में आती है ना वोकैब में आती है। क्लियर है? अभी हम एक एक करके बात करेंगे। तो गाइस ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले जब भी ग्रामर की बात आती है, जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या याद आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा क्या हमें पढ़ना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सबको पता है ना, इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये तो कॉमन सी बात है, ये सबको पता होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, नरेशन यानी कि जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं वो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, टेंस पढ़ना है। क्लियर है? और क्या पढ़ना है हमें? ठीक है गाइस, तो और क्या पढ़ना है? और हमें आर्टिकल्स पढ़ना है। आर्टिकल्स पढ़ना है। आप भी एक बार बताना, आपने भी सिलेबस देखा होगा, तो आप भी बताना क्या कुछ छूट रहा है। अगर कुछ नहीं छूट रहा है तो एक बार आप सब जल्दी से कमेंट में बोल दीजिए कि कुछ नहीं छूट रहा है, और एक बार फिर से आप सब लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं वोकैबलरी की तरफ। तो वोकैबलरी में क्या पूछा जाएगा? देखिए, वोकैबलरी में एक होता है साइनोनियम्स, यानी कि जो सेम मीनिंग होते हैं, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका सेम मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। तो एक आपका साइनोनियम्स पूछा जाएगा, एक आपसे पूछा जाएगा एंटोनियम्स, जिसे हम कहते हैं अपोजिट वर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? अपोजिट वर्ड बोलते हैं। साथ ही आपसे क्या इसमें पूछा जाएगा? एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस, ये है वोकैबलरी। इसमें वोकैबलरी में आपको ये सब कुछ तैयार करना होगा। अच्छा, और इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें आपको पूछ सकता है जैसे कि क्या पूछा जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक आपको डेफिनेशन या लाइन दे दी जाएगी, जैसे हिंदी में आप सबने किया होगा, उसी तरह का रहेगा। अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा इधर अदर्स में। अदर्स में आपको क्या हो सकता है? जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अच्छा, और क्या आपसे पूछा जा सकता है? कॉम्प्रीहेंशन। क्या पूछा जाएगा? कॉम्प्रीहेंशन, जिसे कि हम आरसी भी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आप बोल सकते हो। साथ में एक टॉपिक आपका रहेगा फिलर्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये सारी चीजें कवर करनी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि 10 नंबर का पेपर है या फिर मुझे 40% लाना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत, ग्रामर अलग, वोकैब अलग, और ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये चीजें अलग, इतना कैसे हो पाएगा? फिर अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, कैसे हो पाएगा? तो इस डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस आपको देखने में इतना ज्यादा सिलेबस लग रहा है, पर जब आप एक एक मेरे साथ टॉपिक वाइज सब खत्म करोगे, एक एक कंप्लीट करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, धीरे धीरे करके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी आपके लिए वीडियो लाऊंगी, ज्यादा देर का हमारा क्लास नहीं चलेगा, मुश्किल से अगर मैं कहूँ तो 40 मिनट का मुश्किल से चलेगा। तो आपसे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपने दिन का मुझे 40 मिनट दीजिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि मैम, जब भी वैकेंसी आती है तो मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई ये कोर्स वो कोर्स देता है, क्या आप भी फिर से कोई कोर्स ला रहे हो या फिर कोई आप हमें कह रहे हो कुछ परचेस करने के लिए? तो गाइस, हम आपको कुछ भी परचेस करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये जो भी है, जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, वो फ्री में हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करने वाले हैं। ना सिर्फ इंग्लिश, अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हम हिंदी की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उसके भी कमेंट करिए। जैसा कि आपने हमारे चैनल पे विजिट किया होगा, हमने बिहार शिक्षक भर्ती के सिलेबस को जैसे कंप्लीट कराया था, बिल्कुल उसी तरह से हम EMRS का भी कंप्लीट कराएंगे। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन से सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, हम वो भी कंप्लीट कराएंगे। क्लियर है गाइस? अच्छा, हम आप पूछेंगे कि मैम फिर आप लोग मतलब हर कोई आजकल ऐसे तो कुछ दे नहीं रहा है, सबका किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मतलब है, फिर आप क्यों फ्री में दे रहे हो? तो गाइस, मैंने कब कहा कि मैं आपको फ्री में दे रही हूँ? बिल्कुल, मुझे भी आपसे कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ मुझे भी चाहिए।
पर ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय पैसा ही हो। मुझे आपसे चाहिए प्रॉमिस। मुझे आपसे क्या चाहिए? प्रॉमिस चाहिए। मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। एक्चुअली एक नहीं, मुझे आपसे 2 प्रॉमिस चाहिए। अब आप पूछोगे कि 2 प्रॉमिस क्या है? पहला प्रॉमिस तो मुझे आपसे ये चाहिए, पहला जो वादा चाहिए वो ये चाहिए कि आप मुझसे वादा करो कि आप हर दिन हमारे साथ जुड़ोगे और सिलेबस को हमारे साथ अच्छे से कंप्लीट करोगे। एक वादा ये चाहिए, आपको भी बिल्कुल आलस नहीं करना है, हर दिन आपको वो वीडियो देखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वीडियो एंड तक देखनी है, क्लास में बने रहना है। एक वादा ये हो गया। दूसरा वादा हमें ये चाहिए कि जब आपका रिजल्ट आए, जब कभी भी आपका एग्जाम होने के बाद जब भी रिजल्ट आएगा आपका, तो जब हम द टीचर्स पीवाईक्यू पे जब हम रिजल्ट चेक करेंगे, हम लाइव रिजल्ट चेक करेंगे, तो इस रिजल्ट में जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ेंगे इंग्लिश, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म द टीचर्स पीवाईक्यू से जुड़ेंगे, उन सबका रोल नंबर या फिर उन सबका नाम मुझे उस रिजल्ट की पीडीएफ में चाहिए। तो क्या आप लोग ये 2 प्रॉमिस करोगे मेरे से? पहला प्रॉमिस क्या है? पहला प्रॉमिस है कि आपको हमारे साथ बने रहना है और अपना सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा प्रॉमिस चाहिए आपकी सिलेक्शन का, आपकी एक सीट को कंफर्म करने का। तो क्या आप सब करते हो मेरे साथ ये प्रॉमिस? बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम ग्रामर को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम वोकैबुलरी करेंगे। तो देखिए गाइस, ग्रामर में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो, अगर मैं सीधे आ जाऊं पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके, या मैं सीधे टेंस ले आऊं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ले आऊं, या फिर मैं सीधे नरेशन ले आऊं, तो मैं उसमें बार बार बोलूंगी सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एफर्मेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी क्या होता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला है कि इस वीडियो में हमारे चैनल पे ना सिर्फ वो बच्चे जो बहुत ही अच्छे हैं या फिर जो एवरेज हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उन बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है जो कि अभी तक मतलब जिन्होंने बिल्कुल जीरो से जिन्हें स्टार्ट करना है, या फिर जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया वो अभी बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये चैनल उनका भी एक ध्यान रखता है। तो हम जो भी बच्चे बिल्कुल ही एकदम जीरो हैं या फिर जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, अच्छा किस किस ने इंग्लिश, अगर हर कोई बोलता है कि मैंने इंग्लिश कब का छोड़ दिया, ये बताओ किस किस ने इंग्लिश 12th तक पढ़ा है? 12th तक तो पढ़ा होगा। अच्छा 12th तक भी नहीं पढ़ा है, 10th तक किस किस ने पढ़ा है? एक बार जल्दी से रेज हैंड करो, किस किस ने हिंदी इंग्लिश 10th तक पढ़ा है? 10th तक तो सबने पढ़ा होगा। तो 10th तक ही इनफ है, 10th तक का ही सिलेबस आता है। नाउन हर किसी ने सुना होगा, आर्टिकल्स हर किसी ने सुना होगा। अगर वो भी आप भूल चुके हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ। तो सबसे पहले उसी बेसिक से हम देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? ग्रामर में या फिर इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस का एक बहुत ही बड़ा रोल है। सेंटेंस क्या होता है गाइस? देखिए सेंटेंस क्या होता है, हम देखते हैं क्या कह रहा है कि a group of word which makes a complete meaningful sense। क्या करता है वो? जो कंप्लीट मीनिंग देता है, एक पूर्णतः अर्थ प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेंटेंस। उस सेंटेंस में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, यानी कि कई तरह के ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? कई तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा उसमें वर्ड्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा और क्या हम इसे कह सकते हैं? और सरल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो चलिए देखते हैं। A sentence is generally defined as a word or a group words that express a thorough idea by giving a statement, order, asking a question। मतलब आपसे कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर कोई स्टेटमेंट है या फिर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, इस उसका पूरा सेंस निकल के क्या आ रहा है वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है सेंटेंस के जरिए। ठीक है, अगर मुझे आपसे एक गिलास पानी चाहिए तो मुझे आपसे पूछना होगा कि आप मुझे दे सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको सीधे ऑर्डर ही दे दूं कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, है ना, तो वो भी मुझे सेंटेंस की मीनिंग से ही समझ आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सी इज राइटिंग अ लेटर। वो क्या कर रही है? वो एक लेटर लिख रही है। अच्छा अब ये क्या है? ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है। कैसे पूरा का पूरा सेंटेंस है? हमें पूरी मीनिंग इसकी पता है, पूरा अर्थ निकल के आ रहा है कि वह क्या कर रही है। वह एक पत्र लिख रही है, जरा भी आधा नहीं है। अगर यही हमारा यहाँ पे सी होता, सी इज होता, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? सी इज वॉट, वो क्या? सी इज, हाँ ठीक है सी इज, बट सी इज वॉट, तो ये यहाँ पे मीनिंग नहीं निकल के आता। या फिर हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते कि
यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते सी तो भी नहीं समझ में आता, लेटर तो भी, हाँ ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं आपके, पर एक कंप्लीट सेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या क्लियर है गाइस कि सी इज राइटिंग अ लेटर, ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि सेंटेंस के प्रकार कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। चलते हैं इधर, देखिए सबसे पहला जो होता है असर्टिव। अब असर्टिव क्या है, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव। देखते हैं, those sentence through which we can get to know that if the sentence is in negative or positive is called as an assertive sentence। assertive sentence वो होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो गिविंग स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, यानी कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। क्लियर है, पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक और नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। चलते हैं एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, सी इज राइटिंग अ लेटर। सी इज राइटिंग अ लेटर यानी कि वो क्या कर रही है, वह पत्र लिख रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो हमारा सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव है। तो क्या यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है, पॉजिटिव है। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह क्या कर रही है, वह पत्र नहीं लिख रही है। तो क्या इस नॉट ने ये दिखा दिया, नेगेटिव इंपैक्ट डाला। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, सही चल रहा था, पर जैसे ये नॉट लगा इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव। क्लियर है गाइस, क्लियर है यहाँ से। अच्छा आगे चलते हैं, अभी हम फिर से एक एक करके देखते हैं। अब इसके भी एफर्मेटिव में भी दो होते हैं, जो पॉजिटिव होता है यानी कि जो हमने पढ़ा सी इज राइटिंग अ लेटर, उसे हम कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। देखते हैं क्या कह रहा है, दो सेंटेंस थ्रू विच वी कैन गेट टू नो दैट इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिनसे हमें पता चलता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, पॉजिटिव है, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि लिखा हुआ है सी इज राइटिंग अ लेटर, किसी भी तरह की कोई नकारात्मक बात नहीं की गई है, किसी भी तरह का कोई इनकार नहीं किया गया, नो नॉट नेवर, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर है, इसे ही हम क्या कहते हैं। अच्छा एफर्मेटिव को हम और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। एफर्मेटिव को हम और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्लियर है गाइस, आगे चलते हैं, हम दूसरा देखते हैं। जो हमारा दूसरा है एफर्मेटिव का वो क्या है, एसरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, नाम से ही क्लियर है, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक वर्ड या फिर वाक्य छुपा हुआ है। जैसे कि सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, हमने देख लिया नॉट लग गया, तो अब क्या कह रहा है कि वह पत्र नहीं लिखता है, तो इसने नेगेटिव को दर्शा दिया, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, अब हम दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप है हमारा जो दूसरा टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, चलिए देखते हैं। दो सेंटेंस थ्रू विच वी कैन गेट टू नो दैट इफ द सेंटेंस इज आस्किंग अ क्वेश्चन। यहीं पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट। अच्छा किसको किसको पता था इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है, पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज आप जान लीजिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें ये पता चलता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है क्या, किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इज शी राइटिंग अ लेटर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगी हुई है। क्लियर है गाइस, यहाँ पे देखिए अभी तक तो सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आप सबको पता है इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है, ये एक तरह का क्वेश्चन टैग बन के आ चुका है यहाँ। तो हमने उससे पूछा कि क्या वह पत्र लिखती है, तो उससे ये क्लियर होता है कि ये क्या है, क्या वह पत्र लिखती है। आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या वह पत्र लिखती है, तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन आस्क कर रहे हो। तो आपकी जो सेंटेंस निकल के आई, क्या वह पत्र लिखती है, ये कैसे निकल के आए, ये कैसे सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए। क्लियर है, आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं।
those sentence which tells us that if someone is giving command, आपको कोई कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जिन्हें हमें ये पता चलता है कि वो आपको क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि देखिए एग्जांपल समझते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है, आगे चले हम। अब आ जाता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, दो सेंटेंस विच टेल्स अस दैट इफ समवन इज शोइंग हिज फीलिंग टुवर्ड्स अदर कॉज प्रेयर विश। मतलब ऐसे सेंटेंस जिससे ये पता चलता है कि जो बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंस है उसमें कर्स यानी कि श्राप की बात की जा रही है, प्रेयर प्रार्थना की बात की जा रही है, या फिर विश कोई इच्छा, अगर कोई इच्छा होगी कोई कर्स होगा या फिर कोई प्रेयर की बात की जाए तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, हम उस सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है, एग्जाम्पल समझते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे कोई आपको दुआ दे रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये कैसा है, मतलब तो ये कैसा है, ये आपका कहलाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या क्या आ जाते हैं, प्रेयर आ जाता है, विश आ जाता है, और क्या आ जाता है, कर्स भी आ जाता है। ठीक है, आगे चले, अगला है हमारा एक्सक्लामेटरी। अब एक्सक्लामेटरी क्या है, एक्सक्लामेटरी जो आपकी जो अचानक फीलिंग आती है उसके जो जैसे कि अगर आप कोई भी चीज देखते हो तुरंत ऐसी चीजें और आप शॉक्ड हो जाते हो, आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, तो उसको देखने के बाद जो आपके हाव भाव आते हैं वो इन सब में आते हैं एक्सक्लामेटरी में। डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, दो सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट आवर सडन फीलिंग, यानी कि जो आप अचानक महसूस करते हो, टुवर्ड्स अदर इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है गाइस, अच्छा जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अगर आपने कोई फूल देखा और आपको बोलना होता है कि ये बहुत ही अच्छा है, तो आप क्या बोलते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर। पर आपने कुछ ऐसा फ्लावर देख लिया, ऐसा कोई फूल देख लिया कि आपने पहले कभी देखा ही ना हो उसे, और आप बोल रहे हो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशंस हैं, ये आपके हाव भाव ये अलग निकल के आए हैं, साथ ही आपके बोलने का तरीका भी अलग निकल के आए। तो जो एक्सक्लेमेटरी में क्या आता है आपका, जो आपकी सडन फीलिंग आती है, जो ये बताए कि आपकी सडन फीलिंग है, वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है गाइस, तो यहाँ ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पता चल चुका है कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने कौन कौन से उसके टाइप होते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक मैं आप उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो मैं आपसे